हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूँ बिल्कुल मजे में होंगे जैसे आप रहते हो हमेशा। ठीक है, जैसे पता है आपको, याद है आपको, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अभी तक रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने रिलेशन के दोनों एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिए थे 2 वीडियोस में। उसके बाद आपका फंक्शन था जो पिछले क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट बता दिए थे। आज मैं उसके बचे हुए क्वेश्चंस को करूंगा और एक छोटा सा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, लेकिन वो छोटा सा कहते हैं ना, देखने में छोटा लगे, बस वही चीज है उसमें। उसके कंसेप्ट को मिस मत करना, वो आपके बहुत काम आने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो आपके बीच ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो आगे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे टारगेट रखे हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का। उनके लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज आपको करवाऊंगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हम मिसलेनियस की तरफ मूव ऑन करेंगे। मैं मिसलेनियस भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट रहो। मिसलेनियस करने से आपके कंसेप्ट बूस्ट होते हैं। अगर कभी भी पेपर टफ आता है तो मिसलेनियस का कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एज रिक्वेस्टेड पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। ठीक है, चलो। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंसेप्ट को देखा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में से। ठीक, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, पिछली क्लास में आपके लिए एक नया वर्ड आया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर डाल दूंगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया है मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको बोलते हैं। ये रिस्पेक्टिवली इजी है, आप लोग जानते भी हो इसको। देखो, अब इसमें क्या है, मॉडुलस फंक्शन R टू R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हमें कह रहे हैं प्रूव करो इज नाइदर 1 1 नॉट ऑनटो, वेयर mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं मॉड फंक्शन को लिख दूं। बहुत सारे लोगों को इसको लिखने में ही कंफ्यूजन होती है। mod x में आपने अभी देखा कि हमें यह कहा गया कि इट इज x if x is positive और 0, मतलब ये x होगा अगर x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 होगा। ये होता है हमारा फंक्शन। ठीक, अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर x की वैल्यू -2 है, ठीक, तो ये तो नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो -2 का मतलब अगर हम f-2 फाइंड करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट काम आएगा और हम लिखेंगे माइनस और x की वैल्यू -2, दैट मींस -2। ठीक है, आप लोग एक लेमन लैंग्वेज में जानते होंगे कि मॉड के भीतर अगर आप माइनस भी रखो तो आंसर 2 आएगा और प्लस भी रखो तो आंसर 2 आएगा, लेकिन मैथमेटिकली इस फंक्शन को डिफाइन इस टर्म में करते हैं। ठीक है, और ये टर्म इसलिए बनाया भी गया है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे, कभी नेगेटिव ना आए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमें प्रूव करना था 1 1 और ऑनटो नहीं है, नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। ठीक है, अब देखो, इफ वी टेक x इक्वल्स टू 2 देन f2 इक्वल्स टू 2, बिकॉज 2 जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसका मतलब ये हमारा x काम आएगा फंक्शन का, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x। इसका मतलब ये हो गया कि f2 की वैल्यू आ गई 2। अब हम कहते हैं इफ x इक्वल्स टू -2, तो अभी आपने जस्ट देखा f-2 भी आया था 2। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि अगर इस फंक्शन की हम मैपिंग करेंगे तो -2 और 2 दोनों कहां मैप होगा, 2 पे, मतलब ये भी गया यहां और ये भी गया यहां। ठीक है, क्या ये 1 1 है? नहीं है। आपने देखा कि 2 अलग अलग वैल्यू मैप हो रहे हैं सिंगल वैल्यू पे, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जांपल है। -3 मैप होगा 3 से, 3 भी मैप होगा 3 से, -4 मैप होगा 4 से,
4 भी मैप होगा 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब एज फॉर टू डिफरेंट डोमेन्स वी गेट वन कोडोमेन fx is not 1 1, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट डोमेन के लिए सिंगल कोडोमेन मिल रहा है और रेंज मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो fx है ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। अदर एग्जांपल लेने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि प्रूव नहीं करना, 1 1 नहीं होगा, इसको प्रूव करना बड़ा आसान होता है। आपको अगर एक वैल्यू पता चल गया जिसपे ये 1 1 नहीं है तो उसको लेके आप कर सकते हो। यहां तो मल्टीपल वैल्यूज हैं, आपको पता है कि कोडोमेन में कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो हमने तो रियल से रियल बनाया था, मतलब कोडोमेन डोमेन भी रियल था और कोडोमेन भी रियल था, तो रियल नंबर का कोई भी नेगेटिव वैल्यू यूज होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मतलब ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन्टो भी नहीं होगा। ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि इसके सारे वैल्यूज यूज हो, ठीक है। तो अभी मैं उसको फ्रेश स्टेप्स में लिखता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब हम बात करते हैं ऑन्टो की। देखो फॉर ऑन्टो, अब ऑन्टो का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारा डोमेन है रियल नंबर्स और ये भी रियल नंबर्स, ठीक। अब मैं कुछ वैल्यूज तो ले ही लूं, -1 +1 -2 +2 और एज सो ऑन, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करते हम। अच्छा इधर की तरफ -1 +1 -2 +2, इधर भी एज सो ऑन, और भी डेसिमल्स भी होंगे, बहुत सारे वैल्यूज होंगे इसमें, ठीक है। अब देखो -1 की मैपिंग +1 से, +1 की मैपिंग +1 से, -2 की मैपिंग +2 से, +2 की मैपिंग +2 से, ठीक है। तो आप लिखोगे नॉट अ सिंगल नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोडोमेन will be mapped or linked with any domain, ठीक है। Hence fx is not onto, ठीक है। मतलब हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं हो रही है। तो हमने तो कहा था ऑन्टो का मतलब यह है कि इसके सारे वैल्यूज यूज होने चाहिए, एक भी छूट जाएगा तो ऑन्टो नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ऑन्टो नहीं है, मतलब ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन्टो है, ना इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है। अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का कोई मतलब नहीं है। अब फिर से मैं बोल दूं कि ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, अगर आपको नए वर्ड लग रहे हैं तो डेफिनेटली पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया था कि 1 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन्टो को ही सर्जेक्टिव बोलते हैं, एंड बाइजेक्टिव बोलते हैं जब 1 1 और ऑन्टो दोनों होता है। तो वो डिटेल वीडियो जरूर देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, ठीक है। इसका नेम है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, सो दैट द सिग्नम फंक्शन, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे एक बार इसको नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है। जस्ट मैंने इमेज लिया था आपको समझाने के लिए। इसमें सिग्नम में क्या होता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन ऑलवेज +1 होगा। अगर ये 0 होगा, ठीक है, तो फंक्शन जो होगा ये ऑलवेज 0 होगा, एंड -1 होगा अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। सिग्नम फंक्शन में सिर्फ यही 3 वैल्यू आते हैं। अब एक छोटी सी बात आप समझो, अगर मान लो कि हमें ये दे रखा है रियल टू रियल, पहली चीज ये कि अगर मैं -1 -2 +1 +2 0 इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज ले लेता हूं, ठीक। लेकिन यहां पे -1 0 और 1,
-2 -3 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। रियल नंबर्स में तो डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है, उतना तो हम ले भी नहीं रहे हैं। अब आप देखो, हमने कहा गया कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, मतलब 1 है, तो 1 1 से मैप, 2 2 से मैप। कहा गया कि 0 है तो 0 है, तो ये 0 जो है ये 0 से मैप हो गया, ठीक है। अब बच गया नेगेटिव, तो -1 -1 -2 इन 3 वैल्यूज के अलावा क्या कोई कभी यूज होगा? नहीं होगा। तो ऑन्टो तो क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि जितने भी अदर वैल्यूज है -1 0 और 1 को छोड़ के उनकी कोई भी मैपिंग नहीं होगी, वो अनयूज्ड रह जाएंगे, उनका कोई इमेज डोमेन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 1 1 तो क्लियरली नहीं है, जितने नेगेटिव है सब -1 की तरफ जा रहे हैं, जितने पॉजिटिव है सब 1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्लियर है। तो देखो अब इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है। आपको आ तो गया, लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखोगे? देखो फॉर 1 1 as all negative values of domain mapped with single value -1 in codomain, so it is not 1 1, ठीक है। मतलब जितने नेगेटिव वैल्यू है वो सारे के सारे x लेस देन 0 है तो ऑलवेज -1। तो जब जितने नेगेटिव वैल्यू सारे -1 से लिंक होंगे तो ये तो मेन ही 1 हो गया, 1 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना यहां पे, ठीक है। अब वही रीजन आपका पॉजिटिव में भी होगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, जितने भी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ डोमेन आर लिंक्ड विथ सिंगल वैल्यू इन कोडोमेन दैट इज 1, सो इट इज नॉट 1 1, ठीक है। एक रीजन काफी है, एक को लेके आप लिखोगे तो सफिशिएंट आंसर होगा, ठीक है। फॉर ऑन्टो इन कोडोमेन only -1 0 1 of real numbers are getting mapped all other values does not have any domain, so it is not onto, ठीक है। मतलब ये भी क्लियर है कि जब onto तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका 1 0 -1 को छोड़ के रेंज कोडोमेन में और कोई यूज ही नहीं हो रहा है। अगर कोई यूज ही नहीं हुआ तो फिर तो ये onto भी नहीं हुआ ना, ठीक है। ऑन्टो के लिए तो सेकंड सेट, कोडोमेन का सेट जिसको हम रेंज भी बोलते हैं, उसके सारे वैल्यूज एक बार जो यूज होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन फिर आपकी दूर होगी। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो इस क्वेश्चन में वो दूर हो जाएगा। अब देखो क्या है, सबसे पहले आपका एक सेट ए है 1 2 3 और सेट B है 4 5 6 7 और फंक्शन गिवन है बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B so that f is 1 1 फंक्शन। सबसे पहले तो हम फंक्शन प्लॉट कर ले। अब यहां पे जो मैंने आपको मेथड ऑलवेज बताया हुआ है इस तरह से मैपिंग का, ये सबसे बेस्ट मेथड हो जाता है। अब देखो ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है, क्लियर। अब देखो A में कौन कौन से मेंबर है 1 2 3, तो चलो 1 2 3। अच्छा B में कौन कौन से है 4 5 6 7, तो बस 4 5 6 7, यहां और किसी वैल्यू के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कहते हैं फंक्शन क्या है 1 4 से मैप्ड है। यहां ध्यान दो आप, 1 4 से मैप्ड है, यानी 1 की मैपिंग हो गई 4 से,
ठीक, अब देखो 2 5 से मैप्ड है, 2 की मैपिंग हो गई 5 से, 3 6 से मैप्ड है तो 3 की मैपिंग हो गई 6 से। ठीक है, अब आप देखो सो डेट एफ इज 1 1, इन्होंने तो ये कहा भी नहीं कि ऑन्टो के बारे में, लेकिन आप देखो 1 1 तो क्लियर है, सिंगल वैल्यू की मैपिंग सिंगल वैल्यू से। ठीक है, एज फॉर एवरी डोमेन there is a unique codomain, unique codomain. So F is 1 1. अगर ऑन्टो पूछा जाता तो आप देख रहे हो 7 अनयूज्ड है, 7 का कोई भी डोमेन नहीं है, तो एज इन कोडोमेन 7 is not getting any domain linked. ठीक है, so it is not onto, मतलब onto पूछा नहीं गया है, मैंने जस्ट आपको समझाया। ठीक है, 1 1 तो है ये फंक्शन, लेकिन onto नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट, खासकर इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का 10th क्वेश्चन, बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन सारे मैंने एग्जांपल में पिछले वीडियो में करवा दिए थे, तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, और मुश्किल होगा तो मैंने हमेशा कहा है हम आपके उन्हीं मुश्किलों को खत्म करने के लिए यहां हैं। आप मुझे कमेंट करोगे, चैट पे भेजोगे, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं शूट करूंगा उसमें उसको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, इवन कि मैं आपके नेम के साथ ऐड करूंगा, मुझे खुशी होगी आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सेट ए जो है यह है रियल नंबर -3, मतलब वो सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से 3 को हटा दो। सेट थ्योरी में आप 11th में पढ़े हुए हो कि अगर 3 को माइनस करेंगे किसी सेट में से तो सिर्फ 3 हट जाएगा और R के बाकी मेंबर्स रह जाएंगे। ठीक है, और क्यों हटाया गया वो यहां आप देख रहे हो, x - 3 डिनोमिनेटर में है, अगर मैं 3 यहां रख दूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन में 3 है नहीं। अब रेंज में -1 किया है, अब क्यों किया है वो भी आप इसी क्लास में समझ जाओगे। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि रेंज में 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसलिए किया है, क्यों किया है वो भी आज ही समझेंगे। ठीक है, अब देखो कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is 1 1 and onto, is f 1 1 and onto, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या 1 1 है, क्या onto है, और जस्टिफाई द आंसर। ठीक है, आपको पिछली क्लास में मैंने मेथड बताया था फॉर 1 1, जब बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2, ये करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या x1 और x2 इक्वल आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। जैसे देखो fx1 क्या होगा, इस फंक्शन से x की जगह x1 - 2 और यहां पे x1 - 3, fx2 x2 - 2 और x2 - 3, ये आ गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 - 2 x2 - 3 और इक्वल टू x2 - 2 इंटू x1 - 3। ठीक, मल्टीप्लीकेशन कर दो। मैं थोड़ा तेज कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान देना, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। x1 x2 -2 x2 -3 x1 एंड माइनस प्लस 6। दूसरी तरफ देखो x1 x2 -2 x1 -3 x2 एंड माइनस प्लस 6। अब देखो जो इधर है और इधर है, अगर इक्वल होगा तो कैंसिल होगा ना। ठीक, चलो कैंसिल करते जाओ, ये कैंसिल, x1 x2 दोनों तरफ, +6 कैंसिल, +6 कैंसिल। अब एक काम करो, x2 वाले एक तरफ रख लो और x1 वाले एक तरफ रख लो। एक बार में जो बचता है मैं उसको नोट डाउन कर देता हूं। यहां मेरे पास अब बच गया -2 x2 -3 x1 इक्वल्स
2x1 माइनस 3x2। अब एक काम करते हैं ना, ये माइनस 3x2 को इधर लेंगे तो प्लस 3x2, और पहले से है यहां माइनस 2x2, और 3x1 को इधर लेंगे तो प्लस 3x1 माइनस 2x1। अब देखो 3x2 में से 2x2 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, x2, और इधर बचेगा x1। तो आपने क्या देखा, x1 और x2 इक्वल आ रहा है, सो f इज 1 1। ठीक, क्लियर है, f इज 1 1। कोई कंफ्यूजन? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है और बहुत इजी होता है, आराम से कैलकुलेशन भी हो जाता है, कैलकुलेशन भी इसका इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन की। देखो ऑन्टो के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था पिछली क्लास में, और वो ट्रिक आज आगे का जो कंसेप्ट है उसमें भी यूज होना है। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि पहले लिख लो fx क्या है। अब देखो मैंने ये कहा था कि ये जो fx है, ये पूरा fx, इसकी जगह लिख लो x, और जहां x है वहां लिख लो y। ठीक है, बेसिकली आप सब जानते हो fx को हम y भी बोल सकते हैं, मतलब y इक्वल्स टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 है, तो मैं कह रहा हूं y को x बना दो और x को y बना दो। तो मैंने क्या किया, y को x बना दिया और x को y बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्यों, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई xy माइनस 3x इक्वल्स y माइनस 2। अब देखो y की वैल्यू एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ y की वैल्यू निकालने के लिए y को एक तरफ लेना पड़ेगा, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो y को एक तरफ लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, xy माइनस y, और माइनस 3x को दूसरी तरफ ले लो, 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये पार्ट जो है इनमें दोनों में y कॉमन है, तो आप y कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स, और ये पार्ट जो है ये है 3x माइनस 2। अब इसको इसके डिवाइड में लोगे तो y इक्वल्स टू आ गया 3x माइनस 2 बाई x माइनस 1। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, 1 के लिए। x की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। देखो पहले ही इन्होंने कह दिया कि बी सेट में 1 नहीं है, मैंने कहा था कि आगे आपको पता चल जाएगा कि ये 1 क्यों इन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि y जो भी आया है ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, ये सारे रियल नंबर आएंगे, सिर्फ x 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो कह रहा है कि 1 नहीं है x। ठीक है, सो y belongs to real number if x not equals to 1, hence it is onto। ठीक है, मतलब बेसिकली ये दिखाना होता है कि अगर x को y बनाया, y को x बनाया, मतलब डोमेन को कोडोमेन बनाया और कोडोमेन को डोमेन बना दिया, तो भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइन कर रहा है, फंक्शन की हर डोमेन के लिए कोडोमेन मिल रहा है। ठीक है, वो चेकिंग इससे होती है। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते, एक तो कंसेप्ट क्लियर करता है आपका, दूसरा कि आपके अब पेपर्स में एमसीक्यूज बहुत फ्रीक्वेंट है। देखो इसमें क्या है, r टेंड्स टू r एक फंक्शन है, बी डिफाइंड एज fx जो है x का पावर 4 है। अब आपको बताना है कि ये 1 1 है, ऑन्टो है, मेनी 1 है, ऑन्टो है, तो इस तरह से बताना है। ठीक, अब आप ज्यादा कुछ मत करो इसमें मेहनत, क्योंकि आपको स्टेप्स तो दिखाना नहीं होता है, आप सिर्फ इस तरह से एक डायग्राम बना लो। ठीक, अब कुछ रियल नंबर्स इसमें डाल दो, -2, -1, 0, 1, 2 एज सो ऑन, दोनों तरफ, ज्यादा डालने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो इधर की तरफ -2, -1, 0, 1, 2, 3 एज सो ऑन। ठीक है, ये आगे दोनों रियल नंबर्स, हम इसको भी बोलते हैं कि ठीक है ये हमारा रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर है। अब देखो x की जगह मैं अगर -2 रखूंगा तो क्या आएगा, x की जगह यहां -2 रखोगे
तो -2 का पावर 4, पहले तो 4 पावर है तो प्लस में आएगा, और 2 का पावर 4 होता है 16। मतलब इसकी जो मैपिंग होगी इधर कहीं होगी जहां पे 16 होगा। ठीक, अब देखो -1 का करोगे मैपिंग तो किससे होगा? 1 से होगा। ठीक, अब ध्यान दो, 0 की मैपिंग 0 से होगी क्योंकि 0 का पावर 4 0 ही होता है। अब यहां पे 1 की मैपिंग 1 से हो गई। अब देखो इसमें -1 भी 1 को मैप कर रहा है और 1 भी 1 को मैप कर रहा है। क्या मतलब है? अगर -1 भी 1 को मैप कर रहा है और 1 भी 1 को मैप कर रहा है तो मेनी 1 और 1 1 तो है नहीं। ठीक है, मेनी 1, तो अब इसमें जितने 1 1 वाले ऑप्शन है वो तो मैं रूल्ड आउट कर दूं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक, अब देखो क्या इसमें नेगेटिव वैल्यूज कभी यूज होगा? कभी नहीं होगा। तो x का पावर 4 है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू यूज हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अब वेल क्लियर है कि ये ऑन्टो भी नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये जो डी पार्ट है कि f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो। ठीक है, क्लियर? f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो। एंड अब एक बात मैं आपको फिर से डिस्कस करूं, मैंने हमेशा कहा है कि एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट करता है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। अगर fx x क्यूब है, अब देखो अगर x क्यूब है तो ये फिर से 1 1 हो गया और ऑन्टो हो गया। क्यों? क्योंकि देखो -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8। ठीक है, मतलब नेगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है। That means अब आप किसी वैल्यू को रूल्ड आउट नहीं कर सकते हो। साथ साथ आप ये नहीं कह सकते कि इसके 2 की मैपिंग 1 से है। हर यूनिक वैल्यू के लिए 1 मिलेगा अगर ये x क्यूब है तो। ठीक है, तो x क्यूब होगा तो ये होगा 1 1 एंड ऑन्टो। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब ये आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू 3x। 3x तो आप खुद समझ लो। अभी जो लास्ट में मैंने x क्यूब आपको कहा, अब आप देख रहे हो 0 2 कुछ भी ले लो, -1 की मैपिंग करोगे तो -3, 1 की मैपिंग करोगे तो 3, 0 की करोगे तो 0, 2 की करोगे तो 6। मतलब आप सिंगल ही जाओगे कहीं। पहली बात तो ये 1 1 है। दूसरी चीज, जैसे इसके सारे यूज करोगे इसके भी सारे यूज होते जाएंगे। क्लियर है? इसके सारे यूज करोगे तो इसके भी सारे यूज होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये 1 1 भी है, f इज 1 1 ऑन्टो। मतलब ये वाला पार्ट जो है ए ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। f जो है ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। मैंने पहले ही बताया है कि कोई कंफ्यूजन तो हम यहां हैं। ठीक है, चलो आगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मैंने पहले कहा था, मैं एक यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा आपको जो एनसीईआरटी में भी है, लेकिन इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस आपको बेसिक्स बताया जा रहा है। तो मिसलेनियस में हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चंस एडजस्टेड हो, तो अगली क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे मिसलेनियस, जिससे कि इसमें और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आज मैं इसका इंट्रो और कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। देखो कंपोजिशन वर्ड से ही क्लियर है। पहले मैं इसकी बात करूंगा, उसके बाद इनवर्स की बात करूंगा। कंपोजिशन वर्ड से ही क्लियर है, कंपोज करना मतलब दो अलग अलग फंक्शंस को एक साथ मर्ज करने से कंपोजिशन होता है। मतलब एक वर्ड होता है FOG ऑफ X, मतलब इसको सिंपल टर्म से बोलते हैं F ऑफ GX। ठीक है, या इसको और तरीके से बोलते हैं तो F के अंदर रख दो GX। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि x की जगह gx की वैल्यू अगर f में रख दोगे तो वही होता है f ऑफ gx। ठीक है, अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या लिखा है। अगर लिखा है g ऑफ fx, g o f, तो आप कहेंगे इट इज g ऑफ fx। ठीक है, और इसका मतलब होता है g के अंदर आपको fx रखना है। ठीक है, क्लियर? ठीक, यही बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि fx जो है हमारा ये है रूट x और gx जो है हमारा ये है x स्क्वायर। ठीक, fx जो है रूट x और gx जो है रूट x स्क्वायर है। अब देखो कभी f ऑफ gx निकालना है तो आप क्या करोगे, f gx की वैल्यू जो भी है रख दो,
gx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, रख दो। अब इस फंक्शन में क्या है, f का फंक्शन क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है x, इसको रूट में रखना है, मतलब रूट में रखना है इसके x की वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, x। ठीक है, इसी तरह से आप अगर इसको देखोगे तो इसमें आपका क्या होगा आगे, g fx में रखना है रूट x इक्वल्स, अब gx में x की जगह रूट x रखोगे तो रूट x का स्क्वायर, ये क्या होता है, x। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, एक चीज ध्यान रखना, इनमें डोमेन्स को कंसीडर करना होता है। जैसे x है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज तो होगी नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अभी हम सिर्फ रियल नंबर की बातें कर रहे हैं, तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ये डोमेन के लिए ये चीजें डिफाइंड है। ठीक है, चलो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लें। सबसे पहले, सबसे बड़ा दिखने में और सबसे आसान, कहते हैं एक फंक्शन f है जिसमें रिलेशन कैसे किया है, 2 3 4 5 डोमेन में है और रेंज में 3 4 5 9 है। पहले तो एक काम करते हैं कि इसमें जैसे जो कहा जा रहा है इसको हम प्लॉट करते हैं। मतलब देखो, ये है 2 3 4 5, ये वाला पार्ट 2 3 4 5, और ये है 3 4 5 और 9। अब देखो यहां पे g को भी प्लॉट कर लो, g है 7 11 और 15। देखो हम यहां लिखेंगे f, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन, और यहां लिखेंगे g, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्योंकि g में रिलेशन जो है इन दोनों में है। ठीक है, अब देखो, अब एक एक को देखो। फंक्शन डिफाइंड एज f2 is 3, मतलब f में अगर 2 होगा तो इसका मैपिंग कैसे होगा, 3। अब देखो f3 is 4, तो f3 का मैपिंग होगा 4 से। f4 और f5 दोनों 5 से मैपिंग हो रहे हैं, f4 और f5 दोनों 5 से मैपिंग हो रहे हैं, मतलब f4 भी 5 f5 भी 5। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब g फंक्शन की बात ये कर रहे हैं, g में है 3 4 5 9। देखो g3 g4 दोनों 7 से मैपिंग हो रहा है, g3 भी 7 और g4 भी 7। ठीक है, क्लियर। अब देखो g5 और g9 दोनों 11 से मैपिंग हो रहे हैं, g5 भी 11 एंड g9 भी 11। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं GOF फाइंड करो। देखो GOF फाइंड करो। अब देखो GOF फाइंड करने का मतलब ये होता है कि बाद में क्या है, f। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे f वाले फंक्शन का जो डोमेन है 2 3 4 5, मतलब आप इसमें वैल्यूज रखोगे 2 3 4 5, और जो रिजल्ट आएगा वो यहां आएगा, यही रिलेशन होगा GOF। मतलब बाद में f है तो हम स्टार्टिंग f की वैल्यू से ही करेंगे, इसलिए मैंने f का स्टार्टिंग वैल्यू ये वाला वैल्यू लिया। अगर ये FOG होता, ठीक है, जो अभी हम यूज कर लेंगे, एक एग्जांपल वो भी ले लेंगे, तो FOG होता तो मैं यहां स्टार्ट जो करता वो g की वैल्यू से करता। ठीक है, लेकिन यहां पे FOG ये पूछेंगे नहीं, उसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हमें जो पूछा गया है वो एक्चुअली डिफाइंड है, इसलिए हम उसको ही यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखो f की पहली वैल्यू 2, f की पहली वैल्यू 2 अगर आप रखोगे, मतलब GOF2, मतलब g में रखोगे f2, मतलब ये क्या आएगा, g। f2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो g में आ गया 3। अच्छा, g वाले फंक्शन में अगर 3 रखोगे तो कितना मिलेगा, 7, तो मतलब ये आ गया 7। तो GOF की हेल्प से ये डायरेक्ट लिंकिंग होगी 2 की 7 के साथ। क्लियर है। अब देखो दूसरी वैल्यू लो आप, इसका सेकंड वैल्यू है 3। 3 अगर f में डालोगे तो क्या मिलेगा, 4। अच्छा, 4 अगर g में डालोगे तो क्या मिलेगा, 7, मतलब 3 की मैपिंग होगी 7 से। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अब 4 डालो, ये वाला 4 अगर डालोगे तो ये आएगा 5, और 5 की मैपिंग किससे है, 11 से। 4 अगर हम यूज करेंगे तो 5, और 5 की मैपिंग है 11 से। अब देखो
हमारे साथ एक वैल्यू बच गया 5। 5 की मैपिंग किससे है 5, और 5 से मिल क्या रहा है 11, मतलब 5 भी जाएगा 11 से। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें देखो फाइनली जो हमसे आंसर पूछा गया है, आप ये पूरा करना। ठीक है, ये परफेक्ट मेथड होता है जिसमें कि समझ में आएगा और एग्जामिनर भी खुश होगा। ठीक, अब इसके बाद आपको लिखना क्या है GOF, इस टर्म में लिखना है जैसे इन्होंने लिख दिया था। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए GOF टॉप पे। देखो GOF क्या है GOF, पहले लिखते हैं डोमेन। डोमेन क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्लोज करो, टेंड्स टू, और रेंज क्या आया ओनली दो वैल्यू 7 और 11। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो हमने पहले कहा था FOG क्यों नहीं मांगा जा रहा है, इन्होंने रिवर्स नहीं बताया अभी कि मतलब अगर FOG करेंगे तो हमारा G फंक्शन से शुरू होगा, मतलब 3 4 5 9, अब आएगा 3 से 7। अब 7 के लिए इन्होंने F की वैल्यू बताई नहीं है। ठीक है, F में तो सिर्फ 2 3 4 5 है, तो इन्होंने डोमेन डिफाइन नहीं किया था, इसलिए सिर्फ GOF पूछा है, FOG नहीं पूछा है। पूछते हैं कई बार, लेकिन उस कंडीशन में आप देखोगे ना इनकी वैल्यूज बड़ी आइडेंटिकल मिलेगी, मतलब आपको हर वैल्यू मिलेगा। जैसे ये 7 है तो कहीं ना कहीं यहां 7 होता, जिसकी वैल्यू आपको फिर यहां मिल जाती। ठीक है, क्लियर? वो भी एग्जांपल्स ले लेंगे आगे, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें जो हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं GOF FOG दोनों निकालो और शो करो कि GOF नॉट इक्वल्स टू FOG। सबसे पहले मैं लिख लूं कि fx क्या है, fx है cos x, और gx क्या है, gx है 3x²। ठीक है, अब बात आ गई FOG ऑफ x की। FOG फाइंड करना, मतलब f, अब बाद में g है तो ये g अंदर चला जाएगा, gx। अब देखो f gx की वैल्यू कितनी है 3x², तो हम यहां लिख देंगे 3x², और f का फंक्शन तो है कि अगर यहां x होगा तो ये cos x होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा cos 3x²। हो गया, यही हमारा FOG है। अगर हमें कहा गया कि GOF क्या है, तो देखो GOF ऑफ x, अब g में आ जाएगा fx, क्योंकि बाद में fx है, f है। ठीक है, तो अब देखो g, अब fx की वैल्यू कितनी थी cos x। ठीक है, क्लियर है? तो यहां लिख लो cos x। अब देखो g में हमें cos x रखना है x की जगह, 3 cos x का स्क्वायर, मतलब 3 cos² x। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि यह है cos 3x² और यह है 3 cos² x, तो हम कह सकते हैं कि FOG नॉट इक्वल्स टू GOF। ठीक है, दोनों तो इक्वल नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे। आइडेंटिटी वर्ड क्या होता है? सिंपल, अभी हम इसकी बात करते हैं कि आइडेंटिटी वर्ड क्या होता है। देखो आइडेंटिटी का मतलब बहुत ही डिफरेंट है। बहुत सारे लोग, हमारी पहचान आइडेंटिटी है। ठीक, मैथमेटिकली कई लोग कहते हैं कि वन इज द आइडेंटिटी। ठीक, नो, हर कंडीशन में वन आइडेंटिटी नहीं होता है। ठीक है, पहले तो यह समझ लो। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम बोलते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है, किसी चीज का एडिटिव इनवर्स क्या है, मान लो ये इनवर्स भी साथ ही है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स अगर आपसे कोई पूछे 2 का, तो आप बोलोगे -2 है। ठीक, अगर 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो -2 है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके मिलता है 0। ठीक है, तो ये 0 जो है, ये जो है आइडेंटिटी ऑफ एडिशन है। एडिशन के कंडीशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होता है। बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब कि उसको अगर ऑपरेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। मान लो 5 में 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, 7 में 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा 7। ठीक, तो एडिशन के लिए 0 एक आइडेंटिटी है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लीकेशन में 5 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। 5 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो अगर ऑपरेट किया जाए तो सेम वैल्यू मिले, वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें आपने देखा था FOG में जब हम x डाल रहे थे तो x आ रहा था, और GOF में भी x डाल रहे थे तो x आ रहा था। यही कंडीशन जो है ये होती है आइडेंटिटी। मतलब मैंने फंक्शन में x डाला भी तो हमें x मिल गया, हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और GOF में भी x डालेंगे तो x आएगा, यानी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखो इनवर्स, इफ FOG इक्वल्स टू x एंड GOF इक्वल्स टू x। ठीक है, मतलब FOG और GOF किसी दो फंक्शन के लिए, fx और gx के लिए अगर इक्वल हो जाए और वैल्यू आए x, जो अभी मैंने x² और √x वाला एग्जांपल पीछे लिया था ना, तो उसमें आपने क्या देखा था, FOG भी निकाला तो x और GOF भी निकाला तो x। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि fx इज इनवर्स ऑफ gx और gx इज इनवर्स ऑफ fx। सो fx इज इनवर्स ऑफ gx एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल से इसको समझ लेंगे। ठीक, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। अब ये स्टार्ट हुआ है आपके लिए, ज्यादा तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसके कलेक्शंस में बूस्टर क्लासेस में जब कुछ एक्सरसाइजेज या चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे तो बूस्टर क्लासेस में मैं जरूर डालूंगा। ठीक है, जो मैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो, और प्लस मैं बोर्ड में भी देख लूंगा, जो जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसको बूस्टर क्लासेस में रिवाइज करवा दूंगा आपकी। ठीक है, अब देखो इस पे एक एग्जांपल बनता है डेफिनेटली, जब आपने आइडेंटिटी और इनवर्स पढ़ा तो। अब क्वेश्चन क्या है, देखो y be a function defined as fx equals to 4x plus 3 where, अब कहते हैं y equals to 4x plus 3 for some x so that f is invertible, find the inverse। ठीक है, f is invertible, find the inverse। देखो अब हमें कहा गया fx equals to 4x plus 3, ये कहा गया ना। ठीक, मैंने कहा भी था आपको कि ये तो y होता है, और इन्होंने लिख भी दिया y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और ये पूरा जो एग्जांपल चल रहा है ये नेचुरल नंबर पे चल रहा है। ठीक, तो मतलब अब देखो मैंने कहा आपको एक कंसेप्ट यहां याद रखना है कि आप एक काम करो, लेट y की जगह x और x की जगह y, जो ऑन्टो आप प्रूव करते थे, जब ऑन्टो आप प्रूव करते थे तो आप एक्चुअल में यही करते थे। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो x में -3 इक्वल्स टू 4y हो जाएगा, मतलब +3 इधर ले लेंगे तो y कितना आएगा, x - 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब देखो ये था fx, इसको बोलो gx, सो gx इक्वल्स टू x - 3 डिवाइडेड बाई 4, मतलब आपके पास fx था ही 4x + 3 एंड gx आ गया इसी की हेल्प से x - 3/4, जो आप ऑन्टो में ये काम कर चुके हैं, x - 3/4। सेम कंसेप्ट हम यहां यूज कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अभी मैंने रूल बताया आपको, इनवर्स प्रूव करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है कि आप FOG ऑफ x फाइंड करोगे, मतलब f ऑफ gx। FOG ऑफ x का मतलब क्या, f ऑफ gx। अब देखो f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है, x - 3/4 रख दिया। अब f में x - 3/4 रखना है, f में x - 3/4 x की जगह रखना है, तो क्या करेंगे, 4 x की जगह x - 3/4 प्लस 3। देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा, x - 3 प्लस 3, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, x
तो आपने क्या देखा कि FOG जो है ये x आ रहा है, FOG ऑफ x आ रहा है। अब अगला काम क्या करना है, GOF ऑफ x निकालो, g का में fx की वैल्यू रखो। ये भी आपको क्या आएगा, g में fx क्या है 4x प्लस 3, यहां fx क्या है 4x प्लस 3। अब x की जगह g में रखना है 4x प्लस 3, g फंक्शन ये है, तो x की जगह जब जैसे ही रखोगे x की जगह 4x प्लस 3, यहां है -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब देखो +3 -3 कैंसिल, क्या बचा 4x बाई 4। अब ये देखो ये भी कट के क्या आया x। तो अभी हमने पढ़ा था कि सो FOG ऑफ x इक्वल्स GOF ऑफ x इक्वल्स x, हेंस f and g आर इनवर्टेबल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, एंड कहते हैं फाइंड द इनवर्स, तो fx का इनवर्स क्या होगा gx। ठीक है, हम gx को ये भी लिख सकते थे कि इट इज f इनवर्स x, इस तरह से f इनवर्स x। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई शंका मन में हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट करो। ठीक है, मैं वेट करता हूं, ऑलवेज आपके कमेंट्स का वेट करता हूं कि आपके उस कंफ्यूजन्स को दूर करें। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं पे हम विराम देते हैं, रोकते हैं, और लगभग हम कह सकते हैं मिसलेनियस को छोड़ के सारा कुछ खत्म हो चुका है। मिसलेनियस जस्ट एक आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, तो हो सकता है मैं उसको बूस्टर क्लास में करवाऊं या बीच में भी कभी करवा दूं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपका सिलेबस आगे ले जाऊंगा, तो अगली क्लास में देख लेता हूं मैं, अगर आपके कुछ कमेंट्स आ गए कि नहीं सर पहले मिसलेनियस ही करवा दो, तो मैं मिसलेनियस भी करवा दूंगा। ठीक है, एज इट इज जैसा भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और उसमें वो उनके लिए तो बिल्कुल थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी थैंक यू। लेकिन प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। जितनी ज्यादा हमारी फैमिली बढ़ेगी उतनी मुझे खुशी होगी, आपको खुशी होगी, और साथ साथ हम उतने मोटिवेट होंगे, उससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और वेल प्रिपेयर्ड रहो कि आप 100 ला रहे हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।